वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का जो तौहीन अदालत का केस है उसकी आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो अदालती अहकामात सामने आए और उन पे आज जो बहस होती रही उस हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को जो F9 पाक में उन्होंने तकरीर के दौरान एक खातून जज को धमकी दी थी उसका अज खुद नोटिस लिया हुआ था और इमरान खान साहब को शोकॉज नोटिस भी इशू किया गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में आज जो एक लार्जर बेंच था उसने एक समाअत की इस केस के हवाले से, और समाअत के दौरान आज इमरान खान साहब खुद भी पेश हुए। अदालत ने इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब पहले ही जमा करवा दिया गया था उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया और उनको मोहलत दी है 8 सितंबर तक के लिए कि वो अपना ज़िमनी जो जवाब है वो फिर से जमा करवाएं। जो तहरीरी हुक्मनामा था वो भी समाअत के बाद जारी हुआ, उसके में अदालत की तरफ से ये लिखा गया कि जो शो कॉज नोटिस है उसको ख़त्म करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है, और उन्होंने कहा कि जो जवाब जमा करवाया गया वो गैर तसल्ली बख्श है। इसके साथ साथ अदालत ने जो सुप्रीम बार काउंसिल और उसके अलावा जो 2 सीनियर वकला हैं मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब, उनको अदालती मुआवनीन के तौर पर भी मुकर्रर किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अदालत जो थी वो उनको इमरान खान साहब से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनको ज़ाती तौर पर दुख हुआ जो जवाब जमा करवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि ये जो कार्रवाई थी अदालत की आज ही मुकम्मल हो सकती थी, मगर जो जवाब जमा करवाया गया उसके बायस ऐसा ना हो सका। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक सख्त रद्द अमल जो है वो आज की समाअत के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ज़िमनी जवाब जो है इमरान खान साहब की तरफ से जमा करवाने के ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज एक प्रेस टॉक की और उन्होंने उसमें कहा कि ऐसी कोई कानूनी मिसाल नहीं मिलती कि तौहीन अदालत के मुजरिम को दोबारा जवाब जमा करवाने की मोहलत दी जाए। माजी में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को ऐसी कोई मोहलत नहीं दी गई। इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे जो इमरान खान साहब का तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और आज जिसकी आज समाअत भी हुई, और हमारे साथ बात करने के लिए इस अहम इशू पे मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी इरफान साहब, सर गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। अब कोर्ट ने आज मोहलत दी इमरान खान साहब को, कहा है कि जवाब जमा करवाए अगली हियरिंग से पहले। हुकूमत का इस पे रिएक्शन आया, उन्होंने जो उनके माजी में उनके रहनुमाओं के केसेस थे उनका हवाला दे के कहा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर क्या सचमुच ये वक्त देना इमरान खान साहब को एक ऐसी नरमी है जिस पे PMLN का जो ये इजहार है तहफ़्फ़ुज़ात का आपको सही लगता है? असल में जब भी इस तरह के कंटेम्प्ट नोटिस दिए जाते हैं तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल होती है हमारे अदालतों के लिए, और उसकी वजह असेंशली ये है कि मुख्तलिफ केसों में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ यार्डस्टिक्स जो हैं वो अप्लाई की गई हैं, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे के माजी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन पे मेरे अपने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं जो मैंने थोड़ा सा फॉलो किया मुख्तलिफ खबरों से, तो उन्होंने जो रिप्लाई दी थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि वो प्रोसीड करें फर्दर, लेकिन उन्होंने फर्दर प्रोसीड नहीं किया और उनको एक मौका और दिया कि वो एक नई रिप्लाई फाइल करें। और उससे ये लग ये रहा है कि जैसे जहाँ पे ज्यादा
जज्बात जो है वो, क्योंकि कुछ जो अटरेंसेस जो थी जो कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं और वो, तो उससे लग ये रहा था कि उनकी जो सियासी हैसियत है उसको भी वो सामने रख रहे हैं। तो ये प्योरली मुझे वो लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लगी, बल्कि कुछ रिकंसिलिएटरी प्रोसीडिंग्स मुझे लगी हैं, जिससे कि अगर ये रिकंसिलिएटरी कोर्ट की टोन अगर है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन फिर कोर्ट को ये नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। और अगर पीटीआई ने एक जवाब लिख दिया था इमरान खान साहब ने अपना, तो वो वेल थॉट आउट जवाब होगा, तो उन्होंने भी इतनी जल्दी उसको वापस क्यों ले लिया और वो इस पे क्यों रजामंद हो गए कि वो इस वक्त रजामंद होके तो अब वो नया जवाब दाखिल करने लगे हैं। तो इस सारी चीज से लग रहा है कि कोर्ट भी और इमरान खान साहब भी एक दरमियाने रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो ये प्रोसीडिंग चूंकि स्ट्रिक्टली लीगल नहीं है, यानी वो एक लॉ की डायरेक्शन में मुझे जाती हुई ये नजर नहीं आ रही, एक रिकंसिलिएटरी फेज की तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने फैसले हुए हैं उनमें भी अगर रिकंसिलिएशन इसी तरह हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये वक्त आ गया है जबकि मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को और अदालतों को रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस तरफ इशारा किया है और ये अच्छी बात है, लेकिन फिर सबके साथ एक तरह की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक के साथ आप रिकंसाइल करें और दूसरों के साथ रिकंसाइल ना करें। इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें लीगल इशू फिलहाल कोई सामने नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे इससे ज्यादा अगर मैं कमेंट करूंगा तो वो इतना सूदबंद नहीं होगा। बिल्कुल सही सर। जी पंसोटा साहब, सर आप भी इत्तेफाक करेंगे इरफान कादिर साहब से कि ये इसमें एक सियासी हमें एंगल जो है वो शायद केस का ज्यादा नजर आ रहा है और इतनी कोई इसमें लीगल पॉइंट्स नहीं है? जी मैं रिकंसिलिएशन का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। जी मैं कादिर साहब से जो सब्सटेंस है उससे बिल्कुल एग्री करूंगा, बट मैं थोड़ा सा रीजनिंग डिफरेंट देना चाहूंगा। देखें, पहली बात यह है कि मैं इसी बेंच के एक फाजिल जज जनाब बाबर सत्तार साहब का एक आर्टिकल, जब वो वकील थे, उससे बात आगाज करूंगा। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट एक आर्टिकल उन्होंने न्यूज में लिखा था और उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जो कंटेम्प्ट की पावर है कोर्ट की, वो पावर कोर्ट से वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वापस ले लेनी चाहिए और उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इट इज यूजुअली अ मैटर बिटवीन द कंटेमिनर एंड द कोर्ट। तो कोर्ट को चाहिए कि इस पावर को कम से कम एक्सरसाइज करे और इसका जो इदराक है वो इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह हमारी अदालतों में रिवाज है कि हर बात के ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस दिए जाते हैं। दूसरी बात यह कि मेरे नजदीक पंसोटा साहब माफ करिएगा सर, फिर मैं यहाँ आपको बात काट के ये पूछूंगी कि फिर सर यही तो शायद पीएमएलएन का एतराज है कि जब उनकी बारी थी या वो दे फेल्ट के हमें वो तनकीद करते थे, तो उनके तो 3 लीडर्स को वन आफ्टर द अदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई किया गया। तो शायद इसीलिए उनको महसूस होता है कि हमारी दफा ज्यादा अग्रेसिवली कानून का इस्तेमाल हुआ। देखिए, पहली तो बात ये जी कि मैं आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं सिर्फ अदालत के बिहेवियर पर बात करूंगा। किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन सी कोर्ट का क्या रवैया रहा है उस पर तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा कमेंट करना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, कंटेम्प्ट की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है और वेरियस फॉर्म्स हैं। यहाँ पर जिस इशू के ऊपर अदालत ने नोटिस लिया है इमरान खान साहब के, मैं जाती तौर पर उस इशू को भी ये समझता हूँ कि वो इस काबिल नहीं था कि उसके ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस। जब उस चीज की क्लैरिटी आ गई है फ्रॉम खान साहब साइड कि जी हमने ये वाली बात का जो मकसद था दैट वाज प्योरली विद द इंटेंट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, और यहां से आगे जो कादिर साहब ने बात आ गया है, तो उस जवाब की बेसिस पर ये कहना कि जी हम इसके ऊपर इनिशिएट नहीं करते और हम इनको एक और मौका देते हैं। अच्छा, मौके वाली बात भी क्लियर करनी जरूरी है कि मौका पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड से, यानी इमरान खान साहब की साइड से मांगा गया है। अदालत ने मौका खुद नहीं दिया। जब इन्होंने उसका इजहार किया तो फिर अदालत ने कहा ठीक है, हम इस चीज पर आपको मौका देते हैं। मैं समझता हूँ पहले पावर एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए थी। हाउएवर इफ दे हैड स्टार्टेड इट, तो फिर इसी की बेसिस पर आगे चलते। और साथ साथ इधर एक हिस्ट्री डिस्कस करनी बड़ी जरूरी है कि जब इमरान खान साहब के ऊपर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कंटेम्प्ट पावर एक्सरसाइज की थी, तब भी हामिद खान साहब वकील थे और साथ इमरान खान साहब दोनों पेश हुए थे।
हामिद खान साहब का व्यू ये था कि हम अपॉलॉजी कर लें, लेकिन इमरान खान साहब ने कोर्ट में अपॉलॉजी नहीं की थी और बाहर आके ये कहा था कि जी मैंने अपॉलॉजी नहीं की, जो अंदर वर्डिंग्स हैं उनको मिसकंस्ट्रू ना किया जाए। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि वही सिचुएशन अराइज होने का चांस है, बिकॉज इमरान खान साहब शायद ब्लैक एंड व्हाइट में अपॉलोजाइज ना करें, जो कि शायद अब इज द ओनली वे आउट ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, बिकॉज कोर्ट भी मौका दे रही है और वो चाह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन को रियलाइज करते हुए कि हम करें। अगर ये सारा कुछ नहीं, पनसोटा साहब, आई नो यू सेड कि आप पार्टीज का जिक्र नहीं करना चाहते, बट सर यहाँ स्पेसिफिक केसेस का हमें थोड़ा सा तो मवाजना करना पड़ेगा। क्या आपके ख्याल में तलाल चौधरी साहब या दानियाल अजीज साहब को इस तरह का मौका नहीं दिया गया था? देखिए जी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी की अगर तो आप कंटेंट पर जाना चाहते हैं, जो कि असली तौर पर मेरा अपना व्यू हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बोल देते हैं कि आपके लिए जमीन तंग कर दूंगा जब आप कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से कि उसका फाजिल जज का नाम लेकर ये कहना कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो इस जमीन, दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान। यही सर, अगर हम सवाल इरफान कादिर साहब के पास ले जाए। जी इरफान साहब, क्या आपके ख्याल में स्टेटमेंट्स में जो फर्क है उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कोर्ट्स का रवैया भी फर्क है? बिल्कुल, यानी देखें, हम जब कोर्ट के रवैये की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर कोर्ट, हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान की आला अदलिया का। पाकिस्तान की आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट भी है, पाकिस्तान के आला अदलिया में हमारे हाई कोर्ट्स भी हैं। इनके फैसलों में अगर आप देखें तो एक तरफ निहाल का केस है, एक तलाल का केस है, दानियाल अजीज का केस है, वहां पे तो उन सबको कंटेम्प्ट लगा दी गई थी, वहां पे तो कोई रिकंसिलिएटरी मोड नहीं था, बल्कि माफियां भी अगर मांगी गई तो वहां माफी भी नहीं मांगी गई। लेकिन कुछ केसेस में फटाफट माफी दे दी जाती है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये एक तो इसको रिविजिट करके इनको अपने पुराने फैसले जो हैं वो सारे तब्दील करने पड़ेंगे, और हमें बहुत एक इंटेलिजेंट सुप्रीम कोर्ट चाहिए और बहुत कॉम्पिटेंट जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ये जो चंद केसेस हैं, ये जो चंद इनकंसिस्टेंसीज हैं, इसको वंस फॉर ऑल खत्म करें, ताकि पाकिस्तान का जो क्योटिक लीगल ऑर्डर है, वंस फॉर ऑल उसको हम सीधा नोक तलक उसकी सवार सकें। और ये वाकई अनफॉर्चुनेट, आप देखें ना, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो केस था कंटेम्प्ट का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वो जो बदनुमा धब्बा है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो सही पोजीशन थी वो ली, जो कि बाद में कोर्ट को माननी पड़ी, और उसी वजह से राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ फिर वो कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सका। तो ये तमाम चीजें जो है, ये जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक ये लीगल ऑर्डर क्योटिक रहेगा। माफ करिए इरफान साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट राजा परवेज अशरफ साहब ने तो खत लिखा था जो नहीं आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको, किसी को नहीं पता। हमने फेज सेविंग की थी सुप्रीम कोर्ट में, खत वॉज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। खत में लिखा क्या था, किसी ने कभी देखा कि मतन क्या था? खत में लिखा था कि सदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोसीडिंग पाकिस्तान से बाहर भी नहीं हो सकती, पाकिस्तान में भी नहीं हो सकती। तो जब ये लिख दिया तो खत की वक्त क्या थी? इट वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। सुप्रीम कोर्ट की फेज सेविंग की थी। एनआरओ केस में उनको इतनी गलत असिस्टेंस मिली थी कि उनसे गलत फैसला हो गया था। बट यही खत तो फिर गिलानी साहब के जमाने में भी लिखा जा सकता था। बिल्कुल नहीं, गिलानी साहब ने ठीक किया था, बल्कि इस खत में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस खत में तायीद की तो गिलानी साहब की तायीद हुई कि गिलानी साहब ठीक कहते थे। गिलानी साहब यही तो कह रहे थे जो खत में लिखा हुआ था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट को पहली दफा समझाने गया तो खुदा का शुक्र है कि उनको समझ आ गया। और मैं बड़ी तारीफ करूंगा उस वक्त जस्टिस आसिफ खोसा की, उन्होंने बड़ी चीज को अच्छी तरह से इसको समझा और उन्होंने कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश है, अब हमें इसको अवर्ट करना है, कोई रास्ता निकालने को दरमियानी। उनके कहने पे फिर मैंने ये दरमियानी रास्ता निकाला था, वरना तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हम नहीं चाहते थे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है किसी तरह से अंडरमाइन हो। तो उस वक्त हमने ये किया। तो सर आप कह रहे हैं कि उस वक्त भी फिर रिकंसिलिएशन से ही रास्ता निकला? नहीं, उस वक्त रिकंसिलिएशन से नहीं निकला था। उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था। अगर वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने बहुत सब्र से काम लिया और एक सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला जो था वो बजाय इसके कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की बदनामी होती है एज एन इंस्टीट्यूशन, उस बदनामी को से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आसिफ जरदारी साहब ने बचाया था। और मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी का बहुत बड़ा एहसान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कि उस वक्त उन्होंने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट को बचा लिया
और ये जो चिट्ठी है इस तरह से तहरीर की जिससे कि एक दरमियानी रास्ता निकला और सुप्रीम कोर्ट बच गया। बिल्कुल सही है। वरना अगर वो उनमें अपनी अना के पीछे जाते आसिफ जरदारी साहब तो आप सोच नहीं सकती कि सुप्रीम कोर्ट का कितना नुकसान हो जाता। बिल्कुल ठीक जी। पंचोटा साहब, तलाल चौधरी साहब और अगर आप दानियाल अजीज साहब के केस का जिक्र करें, सर उन्होंने इनिशियली कंटेस्ट करने की कोशिश की, क्या आप कह सकते हैं ये फर्क है उनके और इमरान खान साहब के केस, या वही स्टैचर का एक पार्टी का लीडर है, दो रहनुमा थे? देखिए, अगर तो आप फिर इसका मुआवजा मेरे से करवाना चाहती हैं तो उसमें मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो ये है कि ये सारे के सारे केसेस डिफरेंट बेंचेस के सामने थे। ये सारे के सारे केसेस में हर जज की जो अपनी इंटरप्रिटेशन है कानून की, जो अपना तरीक़ेकार है वो था। अब यहाँ पर अतर मनीला साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं, जिनके आगे ऑलमोस्ट आजकल रेगुलर मौका मिल रहा है पेश होने का। मैं भी परसों खान साहब के केस में भी पेश हुआ, पेमरा वाले, उसमें भी उन्होंने इसी चीज का इजहार किया कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि आप जो खान साहब है उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बट हिज स्टाइल इज वेरी रिफॉर्म, जिसे कहते हैं रेफर्मेटरी टाइप, बड़ा डिफरेंट स्टाइल है। इफ्तिखार चौधरी साहब का एक बहुत डिफरेंट स्टाइल था, वो एक झटका स्टाइल था बड़ा। इसी तरह खोसा साहब का अपना स्टाइल था। सो हर जज के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन जब आप इन तीनों का मुआवजा आपस में करेंगे तो तलाल चौधरी की स्टेटमेंट को तो आप किसी भी जी शऊर के आदमी की स्टेटमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स स्टैचर का भी फर्क है, एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड एक स्टेटमेंट दे रहा हो जिसकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, एज अपोज टू तलाल चौधरी साहब जिनकी मुतअद्दिद स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें गलीज गालियां भी हैं और बहुत कुछ है, तो वो फर्क भी सामने आता है। तो मैं समझता हूं कि इन द फर्स्ट प्लेस ऐसी जुरिस्डिक्शन अस्यूम करनी ही नहीं चाहिए जिसकी एंड में पंचायत लगानी पड़े, बिकॉज कंटेम्प्ट की ऐसी पावर है, अगर आपने इसको यूज भी करना हो तो स्पेयरिंगली यूज करना। और ये मैं अपने अल्फाज नहीं बोल रहा, मैं एक इसी बेंच के फाजिल जज साहब बाबर सत्तार साहब, जो कि आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट इन पाकिस्तान है, उनके आर्टिकल से कोट कर रहा हूं कि इट इज हाई टाइम कि हम इस पावर को डिस्पेंस विद कर दें, स्पेशली स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाले इश्यूज में। सिविल और क्रिमिनल कुछ इश्यूज ऐसे हैं जब आप एक डायरेक्शन देते हैं और ऑर्डर कंप्लाई ना हो, आपको कंटेम्प्ट पावर अस्यूम करनी पड़ती है। बट ये जो हर छोटी छोटी बात पर आप कंटेम्प्ट की पावर अस्यूम करना, और एक फाइनल बात कि अगर आपने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर कंटेम्प्ट की पावर अस्यूम की है तो इरफान कादिर साहब मेरे साथ अग्री करेंगे कि हमारे बार के सदूर, हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेली जो मातहत अदलिया के साथ करते हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन पर तो हमने आज तक कभी ये स्टेटमेंट या इस किस्म की पावर अस्यूम होती भी नहीं देखी, इस तरह की जुरिस्डिक्शन नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से, और जो एक खदशा है कि अब बीमारियां भी फैलेंगी जब एक दफ़े पानी जो है वो वहाँ से चला जाएगा। जी, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे सैलाब का, और उसके हवाले से जो ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पानी एक तरफ जब उतर भी जाएगा तो लोगों में बीमारियां फैलने का कितना अब ख़तरा लाहक है। 3 करोड़ के करीब कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं बारिशों से और सैलाब आए हैं, मगर कहा जा रहा है कि इन 3 करोड़ में से 50 लाख के करीब जो है उनके बीमार होने का भी खदशा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो ये इलाके हैं इनमें आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं तो उसमें पानी क्योंकि साफ़ नहीं होगा, मच्छर भी होंगे, तो उनसे बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि डेंगू, हैज़ा, मलेरिया, खसरा और साथ साथ पोलियो भी। माहिरीन ने अभी से ये तजवीज़ दी है कि जो मुतासिर लोग हैं उनको टाइफॉइड और डायरिया की वैक्सीन जो है वो लगाना शुरू कर दी जाए। और इसी हवाले से जो अल-खिदमत फाउंडेशन है उसने भी ये कहा है कि मुतासिर जो लोग हैं उनके लिए जो इमदाद है वो 4 अरब की अद्वियात की ज़रूरत है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम सलाह साहिबा, सरबराह शोबाए वबाई अमराज इंडस हॉस्पिटल कराची। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत इजहार हो रहा है इस खदशे का कि एक दफ़े जब पानी उतर भी जाएगा, लोगों के लिए रिलीफ की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो मरहला है जब बहुत सी बीमारियां फैलती हैं इन लोगों में। देखें, हालात बहुत ही संगीन हैं भी और होने वाले भी हैं आने वाले दिनों में, महीनों में। वो इसलिए कि देखिए, इस वक्त जो मच्छर हैं जिनसे डेंगू, मलेरिया होता है और बहुत सारी बीमारियां, वो उनके लिए ये दिस इज़ द परफेक्ट टाइम
जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऐसा है और पानी इतना ज़्यादा ठहरा हुआ पानी है, उसमें दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर देम टू ले एग्स एंड ब्रीड। तो उस वजह से ये बीमारियां बहुत बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस वक्त। इंडस अस्पताल में मैं क्या बताऊं, इमरजेंसी रूम हमारे वार्ड्स भरे हुए हैं मलेरिया और डेंगू, या मलेरिया या डेंगू या दोनों बीमारियां साथ। ये तो एक इतना जो कूड़ा करकट जमा हुआ है, तो उसमें मक्खियां कितनी बेतहाशा, और मक्खियों के जरिए टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्रीज ये खूब फैलेंगी। और फिर जो सुवेज अच्छे पानी में जो मिल जाता है, उस वजह से आने दिनों में, अभी नहीं लेकिन चंद महीनों बाद आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई कितना ज़्यादा फैलेगा। और ये हेपेटाइटिस ज़ाहिर है लिवर को मुतासिर करता है और उससे बेतहाशा परेशानियां रहेंगी लोगों को। और जो गंदा पानी है, साहब अगर हम कर क्या सकते हैं कि इसको, इस फैलाव को या बीमारियों को फैलने से रोकने का कोई तरीका है? इस वक्त में कोई गारंटी नहीं कि आप कितना उनको रोक सकेंगे। देखिए, पानी जितने अरसे तक खड़ा रहेगा, मच्छर तो होंगे और लोगों को अपने आप को मच्छर से बचाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आप उनको मस्कीटो नेट्स दीजिएगा, उनको ये लोशन दे दें मच्छर हटाने का, मॉस्पेल, लेकिन जब आप इतने लाखों लोगों की बात कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। हाँ, बेशक जो अपनी हिफाजत कर सकते हैं बेशक वो करते रहें, लेकिन इस मैसेज में जो इतनी खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के, वो कैसे बचाएंगे अपने आप को? मलेरिया के बचाव के लिए टैबलेट्स होती हैं, लेकिन खुदारा आप इतने लाखों लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? उनको डेली डोज देना। मलेरिया की तो खैर वैक्सीन अभी बहुत दूर की बात है। टाइफॉइड, अलबत्ता टाइफॉइड की वैक्सीन देना चाहिए अभी से। टाइफॉइड तो शुरू हो ही गया है, लेकिन जितना हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त के लिए उनको जरूर बचाना चाहिए। आंखों के इन्फेक्शन बहुत सारे, और क्या एहतियात, किस तरह की जी, बट क्या कोई तदबीर है, कोई ऐसे स्ट्रैटेजी है जो अपनाई जा सकती है जिससे कोशिश तो एटलीस्ट की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स? वैक्सीन तो आपको टाइफॉइड और कॉलेरा के लिए लग सकती है, हेपेटाइटिस बी के लिए लग सकती है, हेपेटाइटिस ए के लिए। इसमें लॉजिस्टिक्स की बहुत बात है, लेकिन अलबत्ता अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये इलाज के हवाले से तो आगे इलाज के हवाले से आपके ख्याल में ज्यादा जरूरत है मेजर्स की? बिल्कुल ज़रूरत है। पहले से आपको स्टॉक कर लेना चाहिए एंटी मलेरियल ड्रग्स की, और अच्छी क्वांटिटीज़ में। डेंगू से तो ज़्यादा तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसके लिए आपको ड्रिप्स की तैयारी होनी चाहिए। पहले तो आप डायग्नोज कैसे करेंगे इन बीमारियों को, क्योंकि देखें ना, जब बुखार शुरू हो जाता है तो उसकी तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन डायग्नोज करना ठीक है, उसके लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, लेकिन इतने मैस स्केल पे करना मुश्किल है। लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वो करना चाहिए, और दवाइयों की सप्लाई अच्छी तरह रखना चाहिए। टाइफॉइड के खिलाफ, कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्रीज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सैलाब के हवाले से बलूचिस्तान की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम एक दफ़े फिर जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, और जो वहाँ सैलाब की तबाहकारी है उस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान में जैसे कि आप सबको मालूम है, शदीद सैलाब के बाद जो है वहाँ तबाही रही है। अभी भी मसाइल जो हैं वो पूरी तरह एड्रेस उनको नहीं कर पाए। अभी तक जो नंबर्स सामने आए हैं ताज़ा तरीन, तो 250 के करीब वहाँ अमवात हुई हैं, मगर कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है माली, अगर उसको टर्म्स में देखा जाए तो वो 200 अरब रुपए का इस वक्त तक जिक्र हो रहा है। इसमें सड़कें, पुल, रेलवे ट्रैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की जो तबाही हुई है उस हवाले से ये नंबर अब सामने आया है। इसके साथ साथ सूबे भर में कहा जा रहा है कि जो गैस, बिजली,
टेलीफोन का सिस्टम है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अयूब तरीब, सीनियर सहाफ़ी हैं, क्वेटा में बेस्ड है। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या बताइए कुछ लेटेस्ट क्या सूरत हाल है, कोई इम्प्रूवमेंट आई है सूरत हाल में? क्या बड़े शहरों में अब कोई जिंदगी में फर्क पड़ा है या अभी भी उसी तरह मसले हैं जैसे कि कुछ अरसा पहले थे? जी बिल्कुल, अभी तक जो सूरत हाल है वो यूं का जो बिल्कुल उसी तरह है, क्योंकि अभी तक इंटरनेट का जो सिस्टम है या टेलीफोन का सिस्टम है वो भी कुछ सर्विसेज कुछ वक्त के लिए आ जाता है फिर ड्रॉप हो जाता है। और इसी तरह जो गैस की सप्लाई है वो क्वेटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के लिए अभी तक बहाल नहीं हो सकी है। हम सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि 1-2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ओकली ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया कि सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम का कहना है कि 3 सितंबर तक जो है गैस की सप्लाई क्वेटा और दीगर इलाकों के लिए बहाल की जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बिजली की, तो बोलान के इलाके में कोई 10 से 11 जो 220 केवी टावर है वो पानी में बह चुके हैं और उस पर अभी तक काम शुरू हो चुका है, लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार है और ये बताया जा रहा है कि उसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। इसी तरह अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे का क्वेटा और मुल्क के दीगर हिस्सों से जो राब्ता है वो तकरीबन कोई 26 अगस्त के बाद मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि जो इरक के मकाम पर जिला बोलान में जो पुल था वो टूट चुका है और नतीजे में बलूचिस्तान का जो राब्ता है वो मुनक़ता हुआ है। हेलो जी सर, ये बताइएगा कि ये भी इत्तलात आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो जिनसे राब्ता नहीं हो सकता और वहाँ लोगों तक पहुँचना, उनको चाहे इमदाद पहुँचानी हो या उनकी मदद करनी हो, वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या उस सूरत हाल में कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, उस सिलसिले में गवर्नमेंट के मौके पे कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए पाक आर्मी और दीगर जो इदारे वो वहां तक पहुंच रहे, वहां इमदाद भी दे रहे, खुराक वगैरह भी पहुंचा रहे, लेकिन जो मुतासरीन है वो उनका ये कहना है कि अभी तक PDMA की जानिब से वहाँ उन तक जो है कुछ नहीं पहुंच रहा है। जिन जिन इलाकों में ये खुराक और चीजें पहुंचाई गई वहां भी लोगों ने शिकायत की है कि दालें यागी वो जो है ज्यादातर एक्सपायर डेट होता है या वो इस तरह के होता है, इस तरह के कंडीशन में होता है कि वो खाने के काबिल नहीं रहता है। दूसरा, यहाँ लोगों की ज्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस जो अपने वज़ीर-ए-आला हाउस से नहीं निकलते, वो यहाँ के जो वज़रा है, जो MPA साहिबान है, वो भी स्क्रीन से बिल्कुल गायब है। सिवाय मुशीर दाखिलिया ज़िया लांगो साहब जो है वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया टॉक करता है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो है वो मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे। इसके अलावा जो सूबाई काबिना है उसके वज़रा बिल्कुल स्क्रीन से गायब है और खुद वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी जो है वो स्क्रीन पे नहीं आ रहे। और एक आम तासुर ये दिया जा रहा है लोगों को कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को निकलना चाहिए, लोग इस वक्त जो बदहाल है उनकी दादरसी करना चाहिए और जिन जिन इलाकों में इमदाद नहीं पहुंच रहा है वहाँ नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में वो तो दूर की बात है। क्वेटा का नवाई इलाका है, दश्त, यहाँ पे कोयले के बटों ईंट के जो बट्टे यहाँ काम करने वाले मजदूर जो है सड़क के किनारों पर बैठे हुए, उनको अभी तक न खेमे दिए गए न खुराक पहुंचाई गई। ये मजदूर ज्यादातर सिंध से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ ये ईंट के भट्टों में काम करते हैं, उनके साथ बच्चे भी खवातीन भी है और ये हजारों की तादाद में। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि क्वेटा से दश्त तक यानी 30-40 किलोमीटर का ये फासला यहाँ अभी तक कोई नहीं किया और न इनकी दादरसी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।